नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद हासिस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से आज के प्रेजेंट टाइम में थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता का सिद्धांत क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई है, इसको समझते हैं। आज हम लोग इसके संदर्भ में लिप्सेट, कार्ल दसेज एवं गैब्रियल आलमंड जैसे विचारकों को क्या मत है उसको भी देखेंगे और साथ में कुछ क्रिटिसिज्म भी करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो द वर्ड मॉडर्नाइजेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मोड विच मीन्स जस्ट नाउ। ये जो वर्ड है मॉडर्नाइजेशन, वो लैटिन शब्द से आया है। मॉड जिसका मतलब है जस्ट नाउ, मतलब तुरंत अभी क्या हो रहा है, उसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं या मॉडर्न कहते हैं, या हम लोगों को पता है। दोस्तों, द कॉन्सेप्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न ट्रेडिशन वेयर फेथ वाज रिप्लेस्ड बाय द रीजन। दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन जो कहते हैं हम लोग, कि आधुनिकता हमारे अंदर है, तो आज के आधुनिकता का तात्पर्य हमारा ये रहता है कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे यूरोपियन कंट्रीज जो अपना रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को देख रहे हैं। अगर हम अपने को उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हम लोग आधुनिक कहते हैं, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं हैं तो उसको हम लोग आधुनिक नहीं कहते हैं। ऐसी हमारे सामने परसेप्शन बनी हुई है। इसके साथ साथ एक और बातें हैं, द रिलीजियस। अब आज के समय में क्या हुआ है, जो मध्य युगीन काल में जो धार्मिक युग था, धार्मिक वर्ल्ड था, वो आज सेकुलर लुक में आ चुका है। मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ पर रिलीजन को प्रायोरिटी ना देकर अगर वहाँ पे सेकुलरिटी को यानी कि धर्मनिरपेक्षता को अगर प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिक आधुनिक माना जाता है। तो इस तरह से मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मेनली रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रांजिट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी। मतलब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी से उभर कर आज नए सोसाइटी में प्रवेश कर रही है, उसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझना आवश्यक है कि ट्रेडिशनल का मतलब क्या है और मॉडर्न में आखिर डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ट्रेडिशनल में जो पूरी जो पावर होती थी स्टेट की, वो लिमिटेड हैंड्स में, एक ही हैंड में लिमिट होती थी। लेकिन आज के मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ है, देयर इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर, देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ पावर, देयर इज कल्चरल मॉडर्नाइजेशन। यानी यहाँ पे अनेक चीज़ें नहीं आई है। यहाँ पे एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि किसी खास जाति को, ना ही किसी खास वंश को। यानी कि हम लोग मॉडर्न टाइम में अगर जी रहे हैं तो आज कोई ऑफिसर बनते हैं, वो जाति या वंश के आधार पर नहीं बनते हैं, बल्कि वे अपनी एलिजिबिलिटी, योग्यता के आधार पर बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि और इसमें मुख्यतः क्या क्या बातें की गई है। दोस्तों, जो मेन डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, उसमें मेनली तीन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद सेकुलराइजेशन, और इसके बाद कल्चरल मॉडर्नाइजेशन। दोस्तों, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि मॉडर्नाइजेशन में आखिर कौन कौन से मुख्य तत्व हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या होता है। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना एवं उसे सबको अलग अलग करके समझना, यानी उसमें स्पेशलाइजेशन करना। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको चलिए हम लोग एक पिक के मदद से समझते हैं। दोस्तों, ये जो फिगर है आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं जो कुछ फंक्शंस करते हैं। अगर ये सारे लोग अपने निश्चित फंक्शंस करें, मतलब फिक्स फंक्शंस करें, और वे अगर अपने अपने कामों में अत्यधिक माहिर हो, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप का जो आउटकम होगा वो सबसे बेस्ट होगा उस ग्रुप के कंपैरिजन से, जहाँ पर एक ही लोग सारे तरह के काम करें। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये स्पेशलाइजेशन, डिफ्रेंसिएशन होना जरूरी है। तो दिस आइडिया वाज डेवलप्ड बाय इमाइल डर्कहीम। इमाइल डर्कहीम जो है वो कौन है, वो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये जो है एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं जो मैक्स वेबर के साथ मिलकर काम किए थे। अब है, ही आर्ग्यूज दैट मॉडर्निटी ब्रिंग्स स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ये कहते हैं कि आज का जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में मेनली क्या होता है कि
जो भी समाज है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम्स है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर है। यहाँ पे हर लोगों का अपना अपना खास काम बांट दिया जाता है। इसी प्रकार वो पॉलिटिकल स्फेयर में बताते हैं। पॉलिटिकल स्फेयर में जैसे हमारा ब्यूरोक्रेसी एक अलग है, ब्यूरोक्रेसी का अलग काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सब अलग अलग जिसके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। बीडीओ होते हैं, एसडीओ होते हैं, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। इस तरह से मिलिट्री का भी स्पेशल डिवीजन होता है, जुडिशरी होता है, लेजिस्लेचर होता है। इस तरह से और अनेक चीज़ें हमारी आज डिफ्रेंशिएट की हुई है, यानी वो सेम क्लास नहीं होती है, वो सब अलग अलग क्लास होती है जो अपने अपने कर्तव्यों को, अपने अपने ड्यूटीज़ को करती है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है सेकुलराइजेशन। आज हम लोग विश्व में ऐसे देखते हैं कि जो देश धर्म को सबसे ज़्यादा मानता हो या धर्म को लेकर वो पॉलिटिक्स के साथ उसे मिलाता हो, उसे आज हम मॉडर्न नहीं कहते हैं। जैसे कॉमन सी बात है, हमारे देश पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ किसी खास धर्म को स्पेशल मानकर उसे बढ़ावा दिया जाता है, तो हम उसे मॉडर्न नहीं कहते हैं। आज भी ये कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीज़ों में चिपकी हुई है। तो मॉडर्नाइजेशन कहने का मतलब है कि एक ऐसी देश जो धर्म की प्राथमिकता को छोड़कर एक नए युग में प्रवेश किया, एवं वो सर्वधर्म सम्मान कहें या सेकुलराइजेशन कहें, उसकी भावना में वो आया। अगर ऐसा देश कोई करता है यानी कि वो मॉडर्न कंट्री है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि तर्क वितर्क करना, वहाँ पर चीज़ों में साइंस खोजना, वहाँ पे सबके कल्याण के लिए कुछ सोचना। तो है वेयर पीपल लर्न टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन रीजन एंड फेथ। ये जब रेशनलाइजेशन होता है, वहाँ लोग जो है वो रीजन एंड फेथ के बीच में अपना डिस्टिंग्विश करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो सेकुलर लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बीच में डिस्टिंक्शन करना, उनके बीच में अंतर खोजना शुरू कर देते हैं। इसी संदर्भ में वेबर क्या कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इज समथिंग मॉडर्न सोसाइटीज आर मार्क्ड बाय रेशनल लीगल अथॉरिटी। यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटीज है वो रेशनल लीगल अथॉरिटी अगर है तभी वो मॉडर्न सोसाइटी है। अगर वो किसी रिलीजन बेस्ड है, अगर वो किसी क्लैन बेस्ड है यानी वंश या परंपरा पे है, तो वो निश्चित ही हमारा मॉडर्न सोसाइटी नहीं हो सकता है, ऐसा माना गया है मैक्स वेबर के द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से पहला था डिफरेंशिएशन, यानी कि स्पष्ट डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। सेकेंड सेकुलराइजेशन, यानी कि हमारा जो सोसाइटी होना चाहिए वो रिलीजियस लाइफ तो पर्सनल लाइफ होना चाहिए, मतलब जो होल सोसाइटी का हो वो सेकुलर लाइफ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम मॉडर्न कह सकते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा है वो है कल्चरल मॉडर्नाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल मॉडर्नाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ change of cultural aspects of society where they undergo the process of modernization। जहाँ पे लोगों का कल्चर, लोगों की रहन सहन, लोगों की सोच जो है वो बदलाव आया हो, तो उसे हम लोग मॉडर्न कहते हैं। तो आखिर ये बदलाव किस तरह की हो? तो ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बिलीव्स करती है यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक सिटीजनशिप, इक्वालिटी, लिबर्टी एक्सेट्रा। मतलब जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है वो इक्वलिटी की बात करता है, वो लिबर्टी की बात करता है, वो फ्रैटर्निटी की बात करता है, वो सबके विकास की बात करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये नई कल्चर अगर वहाँ पे है जहाँ पे इक्वलिटी, लिबर्टी ये सब की बात की जाती हो, तो वहाँ पे मॉडर्न कह सकते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी मेंबर्स एसोसिएटेड विद कास्ट, क्लैन एंड किंगशिप। जैसे कि हम लोग पुराने समय में देख सकते हैं कि पुराने समय में होता क्या था, जो ब्यूरोक्रेट्स बनते थे वो किसी खास वर्ग से बनते थे। जैसे भारत में जो है वो ब्राह्मण लोग जो है वो मेनली राजा के सलाहकार हुआ करते थे, और क्लैन वंश के आधार पर भी होते थे, और किनशिप मतलब जो उत्कृष्ट वर्ग थे उन्हीं लोगों के हाथों में सारा कुछ होता था। ये मायने नहीं रखता था कि वो उसके योग्य हैं या नहीं है। एक 5 साल का बच्चा अगर वो राजा का बेटा है तो उसको भी अपने जीवन काल में
5 साल में कभी कभी राजा बना दिया जाता था जब उसके पिता का डेथ हो जाता था या ऐसा कुछ सिचुएशन आता था। तो इस तरह से कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी वो कास्ट, क्लैन, किनशिप इत्यादि पे बेस्ड थी, लेकिन आज की जो है वो एलिजिबिलिटी पे बेस्ड होती है। आज जो है वो एक स्टैंडर्ड रीजन की बात करती है। तो ये देखते हैं इन मॉडर्न सोसाइटी स्टेटस और अचीवमेंट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन। इन मॉडर्न सोसाइटी स्टेटस और अचीवमेंट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन, एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग, स्किल्स। मतलब आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज है वो क्लैन, किंगशिप, कास्ट को प्रायोरिटी नहीं देता है, बल्कि आज की जो सोसाइटी है वो स्किल्स को, वो ट्रेनिंग को, वो एलिजिबिलिटी को, वो एक्सपर्टाइज को और वो एजुकेशन को देता है प्रायोरिटी, यानी इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। किससे? कास्ट, बर्थ और क्लैन, ये सब चीज़ों से। तो आज हम लोग देख सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें किसी में है तो उसे हम लोग स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं कि वो मॉडर्न है, वो मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अब कार्ल डिसेज जो है उनकी बातों को देखते हैं। इनका जन्म 1912 में 21 जुलाई को हुआ था और ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके थे। तो इनका क्या मानना है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को लेकर, चलिए इसे समझते हैं, इसको समझना आवश्यक है। दोस्तों कार्ल डिसच क्या कहते हैं, क्योंकि इनको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं जहां वो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी देते हैं, मतलब संचार का सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा सोसाइटी जहाँ पर संचार बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो, यानी जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैसेज बहुत तेजी से हो, वहाँ पे वो मॉडर्न है, वहाँ पे वो विकास है, डेवलपमेंट है। तो ये कहते हैं कि सोशल मोबाइलाइजेशन जो है वो कैसे होगा, वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अर्बनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ों से होगा, इनका कहना है। देखिए ये है कार्ल डसेज, आपको यहाँ पे फोटो उनकी दिख रही होगी। तो दोस्तों कार्ल डसेज जो है वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे सोसाइटीज में एजुकेशन अच्छी हो, अगर हमारे सोसाइटी में पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस अच्छे हो, अगर हमारे सोसाइटी में अर्बनाइजेशन हो और अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप हो, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझ सकेंगे और वो अपने डेमोक्रेटिक चीज़ों को समझकर इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और जब वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो वो कहलाएगा मास पार्टिसिपेशन। वो क्या कहलाएगा? मास पार्टिसिपेशन। तो बोलते हैं सोशल मोबिलाइजेशन लीड्स टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन विच मीन्स मास पार्टिसिपेशन। अब क्या है, सोसाइटी अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देयर इज मैसिव सोशल मोबिलाइजेशन ऑफ on the societal scale due to process like urbanization, education, एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक सोर्सेज। मतलब जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब हमारा समाज जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ों से निकल कर मॉडर्न चीज़ों में आएगा, तब वो बहुत बड़ी मात्रा में उनके अंदर अवेयरनेस आएगी और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा। और जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो सरकार को भी मदद करेगा और सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज भी करेगा, और इस क्रिटिसाइजेशन में एक अपोजिशन या एक क्रिटिकल वर्ग का भी जन्म होगा। अगर ऐसा होता है, अगर सभी लोग मोबिलाइजेशन होकर सभी लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस सोसाइटी को हम क्या कहेंगे कि वो मॉडर्न है। तो इस तरह से देखते हैं डसेज आर्गूज मास पार्टिसिपेशन इवेंचुअली लीड्स टू द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो अगर वो कहते हैं कि अगर मास पार्टिसिपेशन होगा, लोग सरकार की जितनी सारी पॉलिसी है उसमें भाग लेंगे, उसमें अपना योगदान देंगे, उसमें अपना फीडबैक देंगे, जब उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगा तो इस सोसाइटी को हम क्या कहेंगे कि वो पॉलिटिकली डेवलप्ड है, वो मॉडर्न सोसाइटी है। तो इस तरह से कार्ल डसेज का तो ये कहना था। इसके बाद देखते हैं हम लोग सैमर लिपसेट का क्या कहना है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल मैन। इनका जन्म जो है वो 1922 में हुआ था और ये यूएसए के हैं, यानी कि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनका क्या कहना है, लिपसेट हाईलाइट्स द सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब ये सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि अगर वो डेवलप हो तो हमारा मॉडर्न सोसाइटी होगा। लिपसेट गिव्स इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच पेव्स द वे फॉर डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। यानी कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
ये मानते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी हैज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर एलिट्स आर एट द टॉप एंड मास एट द बॉटम। ये मानते हैं जो पुरानी सोसाइटीज था वहाँ पे मेनली क्या होता था, कुछ लोगों के हाथों में शासन होता था जहाँ पर वो एलिट होते थे और मास जो बहुत बड़ी संख्या में लोग थे वो नीचे रहते थे। विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक डायमंड वेयर मिडिल क्लास आउटनंबर्स द एलिट। जहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो वहाँ का जो मिडिल क्लास है वो फिर मजबूत होगा और उनकी संख्या जो है वो इलीट से बढ़ जाएगी, उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो वो मॉडर्नाइजेशन कहा जाएगा, यानी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, साथ ही में सोशल डेवलपमेंट की बात करते तो हैं ही। इसके बाद है लिप्सेट आर्ग्यूज ए लार्ज मिडिल क्लास गारंटी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। इनका कहना है कि अगर हमारे पास एक लार्ज नंबर में अगर हमारा मिडिल क्लास जो है स्टेबल है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जन्म देता है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को जन्म देता है, क्योंकि ये जो हमारा मिडिल क्लास है वो बैलेंसर की तरह काम करता है। वो जो मास है या जो इलिट है वो दोनों के बीच की एक कड़ी का काम करता है, जो दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करके रखता है। तो इस तरह से देखते हैं द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द डेमोक्रेटिक रिजाइम। तो ये कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉडल जहाँ पर हमारा मिडिल क्लास जो है वो इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली मजबूत हो, तो वो जो है बैलेंसर की तरह काम करता है। और अगर वो मजबूत है तो वो निश्चित ही हमारा डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी होगा, और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी होगा तभी वो मॉडर्नाइजेशन, उसको मॉडर्न कह सकते हैं। मतलब हमारा अगर सोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मास और एलिट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो निश्चित ही हमारा मॉडर्न नहीं कह सकते हैं, उसे आधुनिक नहीं कह सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं आलमंड एंड सिडनी वर्बा का क्या कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक? सिविक कल्चर। ये दोनों जो हैं वो भी है, ये दोनों फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, यानी आलमंड एंड वर्बा जो है वो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी सिविक कल्चर, और इसमें बहुत सुंदर एक बात की। उन्होंने सोसाइटी को है जो है वो 3 पार्ट्स में बांटा। कौन कौन सा सोसाइटी में बताएं? सोसाइटी में 3 मेनली कल्चर होते हैं। पहला कल्चर जो है वो पैरेशियल कल्चर होते हैं, दूसरा पार्टिसिपेटरी कल्चर, और तीसरा जो होता है वो सब्जेक्ट कल्चर होता है। तो बताते हैं कि ये तीनों कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों कल्चर का मतलब क्या है? पैरोचियल कल्चर यानी पुअर नोशन ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे लोकल ट्राइबल्स जो है वो, इनको जो है पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से कोई मतलब विश्व में कुछ ऐसे जगह पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया पाए जाते हैं जहाँ की सिस्टम ऐसी होती है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं वो खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और वहाँ की जो सिटीजनशिप की जो नोशन होती है, जो पहचान होती है, बहुत ही पुअर होती है। दे आर लिस्ट अफेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ की जो लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, वो बहुत कम अफेक्टेड होते हैं। जैसे भारत में भी देखें तो जो हमारा सेंटलीज वर्ग है, जो अंडमान निकोबार में जो आदिवासी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पॉलिसी से बहुत कम अफेक्ट होती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि इस तरह के कल्चर को वो क्या कहते हैं? पैरोचियल पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। दूसरा जो है वो है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर से समझने से पहले हम लोग सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के लोग जो होंगे वो सिर्फ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आज हम लोग देख सकते हैं कि चाइना है, रसिया है, यहाँ पे ऑथोरिटेरियन या टोटलिटेरियन रूल है। यहाँ पे टोटलिटेरियन है, मतलब यहाँ के लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह की बात करते हैं जो हमें चाइना, रसिया में देखने को मिलती ही है। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कल्चर। सब्जेक्ट कल्चर जो अभी मैंने बताया। इसके बाद है पार्टिसिपेंट कल्चर। पार्टिसिपेंट कल्चर कहने का मतलब है, जैसे हम लोग इंडिया में देख सकते हैं, इंडिया में लोग जो है वो पॉलिसी मेकिंग के इनपुट के तौर पे भी काम करते हैं और आउटपुट
के बाद फीडबैक के रूप में भी काम करते हैं। यानी कि ये जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी होगा, जहाँ पे लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे लोग मैक्सिमम नंबर में हमारे सरकार को इन्फ्लुएंस करेंगे, चाहे प्रेशर के रूप में, चाहे इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में, चाहे एनजीओज के रूप में, तो उस तरह की सोसाइटी को, उस तरह की कल्चर को हम लोग पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। यहाँ पे लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। यहाँ पे जो सरकार होती है वो कंसेंट पर बेस्ड होती है, और यहाँ की जो सरकार होती है वो लोगों को वोटिंग राइट्स, पब्लिक मीटिंग राइट्स, प्रेशर ग्रुप्स, मीडिया, फ्री मीडिया, जुडिशरी, ये सब पूरी तरह से मौजूद रहती है। यानी कि ये लिबरल डेमोक्रेसी की पहचान है। तो इस तरह देख सकते हैं पैरोचियल कल्चर, जहाँ पे एकदम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो जैसे साइंटलिस्ट लोग। इसके बाद सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि ऑथोरिटेरियन रूल, जहाँ पे कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एवं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि जहाँ पे मास पार्टिसिपेट करता है, वो पूरी तरह से फ्री है, यानी कि जैसा हम लोग इंडिया और अमेरिका में देख सकते हैं। तो सिडनी बर्बा जो है, आलमंड है, वो कहते हैं कि जब ये तीनों प्रकार की मिक्स चीज़ें कहीं पे मिलती है तो उसे हम लोग सिविक कल्चर कहते हैं, और जब ये सिविक कल्चर कहीं पे आए तो उसको हम लोग स्टेबल डेमोक्रेसी कहते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में सभी लोगों को स्पष्ट रूप से ना पैरोचियल है, ना पार्टिसिपेंट है, और ना सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है। इंडिया में भी कुछ वर्ग आज ऐसे हैं, जैसे जो घूमते रहते हैं, घुमंतु लोग हैं, वो आज भी पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस तरह से देखते हैं कुछ सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि आज भी जैसे हम लोग सेंटलीज को देख सकते हैं, या अन्य जो आदिवासी वर्ग के जो बहुत अनएजुकेटेड यानी कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी बहुत कम इस सब में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इस तरह से जो डेवलप होती है सोसाइटी, उसको सिविक कल्चर कहते हैं, एवं इससे हमारा स्टेबल डेमोक्रेसी आता है, ऐसा सिडनी बर्बा का कहना है। तो अगर ऐसा कहीं पे हो तो वो हमारा मॉडर्नाइजेशन कहा जा सकता है, उसे आधुनिकता कहा जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।